For the reaction N2 plus 3NH2 form 2NH3 heat, what happen if we increase the temperature? मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. दैट मीन्स NH3 का यील्ड कम हो जाएगा. तो कहाँ शिफ्ट होगा? Equilibrium will shift to the left. So A is the correct answer. Next is, for the reaction 2SO2 plus O2 ने बनाया 2SO3, what will happen if the pressure is increased? So you can see number of moles of reactant क्या है, ज़्यादा है number of moles of product से. ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, हाई प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन देता है. ठीक है, हाई प्रेशर कैसी रिएक्शन देता है? फॉरवर्ड रिएक्शन देता है. तो कैसी रिएक्शन प्रोसीड होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे? राइट डायरेक्शन में. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब यही तो हुआ कि राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर है. Fe3+ और ये थायोसाइनेट के साथ मिलके ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर क्या होता है? रेड. व्हाट हैपन व्हेन मोर SCN नेगेटिव आयंस आर एडेड? अब आप बताइए, मतलब बेसिकली क्या बात हो रही है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की बात हो रही है. तो मैंने आपको बताया कि अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. इसका मतलब रेड कलर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो कलर जो होगा वो क्या होता जाएगा? डार्कर. ठीक है, और अगर ये बोलते कि अगर हम इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम जब इस तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होगी, तो कलर क्या होता जाएगा? लाइटर. इज इट क्लियर? तो लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? डार्कर, क्योंकि हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज डू कमेंट. नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, तो पूछा है कि T99.9 और T50 का रेशो क्या होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे PDF में आ गया था तो मैं करा ही देती हूँ. तो देखिए T99.9 किसके इक्वल होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला? 2.303 बाई में K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. जब 99.9% की बात हो रही है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी? 100 डिवाइडेड बाई बची हुई कॉन्सेंट्रेशन. जब रिएक्शन 99.9% हो ही गई है तो बची कितनी होगी? 0.1%. ये 0.1 कहाँ से आया? 100 माइनस 99.9. ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर मैं T50 की बात करूँ तो ये किसके बराबर आएगा? 2.303 बाई में K एंड लॉग 100, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज़ 100 एंड बचा हुआ इज़ 50. तो इसको कैंसिल आउट करके आएगा 2 और इसका पॉइंट हटा के आएगा ऊपर 1000. तो T99.9 डिवाइडेड बाई T50 इज इक्वल टू 2.303 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा? log 1000 इज़ 3 एंड नीचे क्या बचा? log 2 इज़ 0.301. तो जब मैं पॉइंट रिमूव करूँगी तो ये क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाई 301. अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली देखूँगी तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स. आई होप आपको क्लियर होगा. और एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एस्टेट में पूछा गया है, T75 और T50 का रेशो. और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि T75 ये है तो T50 बताइए, या T50 ये है तो T75 बताइए. तो सिमिलर तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. वैसे इनका रेशो 2 आएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ. 2.303 बाई में K लॉग 100 बाई में 25 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई में K लॉग 100 बाई में 50. इससे ये कैंसिल, ये बचा 4, ये बचा 2. तो T75 बाई T50 क्या आएगा? log 4, यानी कि 2 log 2, और ये क्या है नीचे? log 2. इससे कैंसिल आउट होके क्या आएगा? 2. तो एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में कि T75 इज़ 32 मिनट्स. ठीक है, तो T50 बताइए. तो अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद है कि T75 बाई T50 कितना होता है? 2 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं.
तो T75 का वैल्यू पुट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2T कितना आएगा, 16 मिनट्स। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से मिक्स टाइप क्वेश्चन है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है 1/2 A2 प्लस 3/2 B। रिएक्शन के लिए डेल्टा H है -20 किलो जूल, ठीक है। और A2 के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो कितना है, 60 जूल पर केल्विन पर मोल। और B2 के लिए कितना है, 40। और AB3 के लिए कितना है, 50। तो इसे पूछा कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक्स में जैसे ज़्यादा कंसीडर करें, G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अच्छा, ये एंथैल्पीज़ नहीं, एंट्रोपीज़ दी हुई हैं जो हमें यहाँ पे दी हैं, ये क्या है, एंट्रोपीज़, ठीक है। तो डेल्टा G 0 होता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा G क्या है, 0। तो अगर हम जब इक्विलिब्रियम में G को वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम के टाइम पे G का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर हम उस कंडीशन में T का वैल्यू निकाल दें तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा। तो G का वैल्यू क्या रखा, 0 इज इक्वल टू H माइनस T डेल्टा S। तो अगर हम इसको लेके आएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, राइट। तो डेल्टा H बाई डेल्टा S इज इक्वल टू T। बेसिकली यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हम डेल्टा H और डेल्टा S का रेशो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, T। अब डेल्टा S कैसे निकालते हैं, डेल्टा S होता है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान दीजिए, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन, इसकी एंट्रोपी, इसके आगे 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्रोपी कितनी है, A2 की एंट्रोपी कितनी है, 60। ये रिएक्टेंट का निकाल रही हूँ मैं। A2 की एंट्रोपी कितनी है, 60 प्लस B2 की एंट्रोपी कितनी है, आगे 3/2 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी, 40। ये हमारी आ गई रिएक्टेंट की एंट्रोपी। और आगे किसकी लेनी है, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी है, 50। तो 50 माइनस दिस, तो क्या आएगा, 50 माइनस 30 60, तो क्या आया, 50 माइनस 90 यानी कि -40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपका डेल्टा S आ गया आपके पास, और डेल्टा H गिवन है कितना, -20 किलो जूल। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है ये जूल में गिवन है, यू कैन सी दीज वैल्यूज़ आर गिवन इन जूल, और ये वैल्यू किस में है, किलो जूल में। तो हम दोनों को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए डेल्टा H जूल में कितना आएगा, 20,000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइडेड बाय -40, ये माइनस था, ये -40। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 500 केल्विन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 500 केल्विन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्या है, Kc। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई है, और हमें पता है कि अगर किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, पुराने वाले के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। हमने रूल्स पढ़े थे अभी। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास है ये, आपको Kp और Kc का रिलेशन से ही क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो 2NO + Cl2 2NOCl, हमें देखना है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस है ना, हाँ तो गैसियस है। तो सबसे पहले डेल्टा N निकाल लेंगे। डेल्टा N क्या होता है, डेल्टा N क्या होता है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट का कितना है, 2 + 1 3, यानी कि -1, ठीक है।
तो रिलेशन क्या होता है के पी के सी में, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन कितना आया हमारा -1, राइट। तो के पी इज इक्वल टू के सी डिवाइडेड बाय आर टी, सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन भी देख लीजिए। PCl5 ने बनाया PCl3 प्लस Cl2, तो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपसे डेल्टा H और डेल्टा S के बारे में पूछा है। तो डेल्टा S तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। इधर कितने रिएक्टेंट है, एक, प्रोडक्ट कितना बना है, एक से ज़्यादा, दो। तो ऐसे केस में रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ऐसा केस एक ही है जिसमें एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो है, विच इज़ ऑप्शन 4। ठीक है, और डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि PCl5 को अगर हम हीट करते हैं तो ये PCl3 एंड Cl2 में ब्रेक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट देने से हो रहा है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। कुछ और क्वेश्चंस, कि आपको एक क्वेश्चन दिया कि P4 प्लस 5O2 ने बनाया P4O10, तो आप इसके लिए Kc बताइए क्या होगा। Kc के कुछ ऑप्शन है, लाइक O2 का पावर 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दे दिया Kc P4O10, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, हम Kc जब लिखेंगे तो Kc में क्या आता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू पावर देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉलिड्स को हम नहीं लेते हैं, सॉलिड लिक्विड को नहीं लेते हैं, ओनली गैसेस चीज़ों को लेते हैं, इसको भी नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, O2 का पावर 5। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Comment the answer of this question. What will be the answer of this question? Next is, there are some practice question. आपके पास given है क्या, 0.01 मोलर HCl। HCl का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 मोलर। ठीक है, इसका pH पूछा है, तो बेसिक क्वेश्चन है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो यानी कि H प्लस आयन क्या है, इसको 0.01 को क्या लिख सकती हूँ, 10⁻²। और आपको पता है अगर log की 10 की पावर में कुछ है तो वो आगे आ जाएगा, तो pH क्या आएगा, +2, क्योंकि log 10 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वन। क्वेश्चन देख लेते हैं, pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.001 मोलर, मतलब 10⁻³ मोलर। ठीक है, और हमसे pH पूछा है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले POH निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसकी दी हुई है, OH की। तो POH किसके इक्वल होगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 10⁻³ तो -3 जब आगे आएगा तो POH का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा, 3 आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें पता है कि pH प्लस POH किसके इक्वल होता है, 14 के, राइट। तो हमारे पास POH कितना है, 3, तो हम यहाँ से pH निकाल सकते हैं। सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, तो pH कितना आएगा, 11। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। सी द क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हमें क्वेश्चन में pKa दिया हो, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दी हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा। मान लो कोई वीक एसिड दिया है, जैसे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन में है, एसिटिक एसिड का pKa कितना है, 4.76, और pH कितना है, 0.01 मोलर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, pH। तो pH के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू 1/2 pKa विच इज़ 4.76 माइनस लॉग C। लॉग इस C को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻²। ठीक है, तो लॉग C क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻², विच इज़ 1/2 4.76
और हमें पता है log 2 का वैल्यू क्या, log 10⁻² का वैल्यू क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, 2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो क्या होगा 1/2 4.76। जब इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3.3। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। अगर वीक बेस निकालना का पीएच निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला POH इज इक्वल टू 1/2 PKB माइनस log C, ठीक है। और फिर वहाँ से पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 माइनस POH, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो अगेन बिल्कुल जैसे ये एसिड वाला फॉर्मूला था पिछले क्वेश्चन में, ये सेम ही है, लेकिन यहाँ से POH निकलेगा और PKA की जगह PKB दिया होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये बेस है। तो यहाँ से क्या होगा, POH इज इक्वल टू 1/2, PKB क्या दिया है 4.75 और माइनस log C, log कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेते हूँ 10⁻², ठीक है। तो क्या आएगा, POH इज इक्वल टू 1/2 4.75 plus 2. So it will be POH is equal to 1/2 into 6.75, which is equal to 3.375, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या आया है POH and we have to calculate the pH. So pH is equal to 14 minus POH 3.375, तो आंसर क्या आएगा हमारा 10.88, ठीक है। तो यहाँ 0.63 आंसर आएगा एक्चुअली, तो 10.63 क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो क्लोजेस्ट वैल्यू 10.88 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10.88 आंसर को मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C। एक्चुअली पीएच में जितने भी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। पीएच में इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, एक सॉल्यूशन है सोडियम एसिटेट का जिसमें PKA कितना है 4.76, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो आपसे पूछा है पीएच कितना होगा, ठीक है। तो हमने देखा सोडियम एसिटेट क्या है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ एक सॉल्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW कितना होता है 14, ठीक है। PKW क्या होता है 14, उसके बाद 14 प्लस PKA विच इज़ 4.76 एंड log C मतलब log 0.1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 14 और 4 18.76 प्लस log 0.1 क्या होता है, log 0.1 होता है -1, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके पीएच कितना आएगा 8.88, सो द करेक्ट आंसर इज 8.88 which is not given in option, so it should be 8.88। क्वेश्चन नंबर 6, अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर क्या है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके पीएच का फॉर्मूला क्या है 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, क्योंकि NH4Cl जो बना होगा वो NH4OH एक वीक बेस और HCl से मिलके बना होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम चीज़ें आपको करनी है। तो आप इस फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच विल बी 5.12। सो यू कैन सी हर फॉर्मूला लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के साथ कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। ए एसिटिक एसिड का कितना दिया हुआ है 4.76, PKB अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक बेस और वीक एसिड है, कितना दिया है 4.75। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट, जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच देखिए, ये रहा ये क्वेश्चन, दिस इज द MCQ। तो फॉर्मूला क्या है 1/2 PKW प्लस PKA माइनस पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PKA
माइनस पी के बी, तो 1/2 पी के डब्ल्यू क्या है 14 प्लस पी के ए क्या है 4.76 और पी के बी क्या है 4.75। तो क्या आएगा 1/2 14, इनको माइनस करके क्या आएगा 0.001। तो क्या आया 1/2 इंटू 14.001। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास है CaOH ट्वाइस, हमने इसका क्या अज्यूम कर लिया कि इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये बना रहा है ये। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बेस की बात हो रही है तो OH का कितना 0.001, लेकिन कंप्लीट आयनाइज होके तो 2 भी आ रहा है इसके आगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। कंप्लीट आयनाइजेशन से 2 भी आ रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिली OH की 2 इंटू 0.001, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से POH का फॉर्मूला लगाएंगे। POH क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या लिख दूँ 2 इंटू 10⁻³ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस लॉग 2 एंड माइनस लॉग 10⁻³ तो क्या आएगा log 2 इज 0.301 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा ये, तो क्या बनेगा 2.699। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया है POH का, लेकिन हमें क्या चाहिए निकालना है PH। तो हमें पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास क्या है POH, तो 14 माइनस 2.699, ये यहाँ से माइनस करके क्या आ जाएगा 11.30 विच इज़ द वैल्यू ऑफ PH। सो इट इज़ द आंसर इज़ 4th। ये क्या है, ये HTET का ही क्वेश्चन है पिछले साल का। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl, ये कह रहे हैं कि एक HCl को कितना लिया 0.2 मोलर और 50 ml, और इसको मिक्स किया NaOH के साथ। NaOH कितना मोलर था 0.1 मोलर और ये भी कितना था 50 ml। ठीक है, तो पूछा है कि जो इनके मिक्सचर के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि HCl इज एन एसिड, ये क्या है एक बेस, तो पहले ये क्या करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के बाद अगर किसी एक के मोल्स ज़्यादा है तो वो बच जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग पीएच डिसाइड होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले दोनों का हम क्या निकाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी ये क्योंकि हमारे पास तो मिलीलीटर में है वॉल्यूम, तो इसलिए 1000 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो सी नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं HCl के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl यानी कि 0.2 इंटू वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 2 10 बाई में 1000। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.01 मोल्स। तो ये हमारे क्या आ गए HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम निकाल लेते हैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स। तो वो क्या होगा मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.005 मोल्स। तो हमने क्या किया HCl के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, NaOH के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब अगला क्या है, अब देखिए रिएक्शन देखिए, NaOH को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है NaCl एंड H2O, वी नो दैट। तो हमें क्या पता चला कि एक मोल के लिए, एक मोल NaOH के लिए एक ही मोल HCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके मोल्स, यानी कि अगर मेरे पास दोनों में से कौन सा अमाउंट कम है,
NaOH का। तो यानी कि 0.005 मोल्स NaOH के लिए हमें कितना HCl रिक्वायर्ड है? 0.005 मोल्स ही, है ना, क्योंकि सेम मोल्स रिक्वायर्ड है ना दोनों के, तो इतना ही हमें NaOH चाहिए इस रिएक्शन के लिए और इतना ही HCl चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास HCl कितना गिवन है? हमारे पास HCl गिवन है 0.01 मोल्स, ठीक है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 0.05। तो इसको अगर माइनस करेंगे 0.05 से तो कितना? 0.005, सॉरी, तो हमारे पास 0.005 मोल्स HCl बच जाएगा। ये बचा हुआ HCl है। तो अब ये बचा हुआ HCl की वजह से ही क्या आएगी? पीएच आएगी। तो अब हम पीएच पहले क्या करेंगे? हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे बचे हुए HCl की। कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? मोल्स बाय में वॉल्यूम। अब मोल्स कितने हैं? 0.005, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 50 ml HCl, 50 ml NaOH। टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 100 ml को अगर किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा यहाँ। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन आएगी इन सबको कैंसिल आउट करके 0.05 मोलर, राइट। तो 0.05 मोलर हमारी क्या आ गई? कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.05, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.3। अगर इसको सॉल्व करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.05 को 5/100, और हमें पता है कि लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग x बाई वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y, ठीक है। तो एक माइनस आगे था, तो ये माइनस लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.685 माइनस लॉग 100 की वैल्यू 2। तो जब इसको माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 0.685 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1.3। सो द pH ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1.3। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pKa फॉर एसिटिक एसिड इज 4.75। तो इसके लिए pKa क्या है? 4.75। हेंस मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग बफर सोल्यूशन हुज pH इन द रेंज। तो जब बफर सोल्यूशन बनाते हैं तो pH का रेंज क्या होता है? +-1, ठीक है। तो यानी कि +-1, pH +1 एंड pH जो दिया हुआ है -1। तो यानी कि 4.75 + 1 तो कितना आ जाएगा? 5.75 एंड 4.75 -1 यानी कि 3.75, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बफर सॉल्यूशन बनाने में रेंज क्या कहाँ से कहाँ होती है? pH +-1। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुकी कि जो ब्लड का pH है वो 7 के अराउंड मेंटेन रखने के लिए कौन सा बफर रिस्पॉन्सिबल है? तो द करेक्ट आंसर इज दिस। क्वेश्चन को देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो AX3 किस तरीके से डिसोसिएट होगा? A3 प्लस 3x माइनस। तो इसके लिए क्या होगी? सॉल्युबिलिटी S, तो इसके लिए क्या होगी? 3s। तो जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? KSP इज इक्वल टू S इंटू 3s का क्यूब। ये आगे 3 है ना, 3s का क्यूब। तो क्या आएगा? 3 तो क्या आ जाएगा? 27s4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन HCl गैस passed through saturated solution of common salt pure NaCl precipitated। देखो प्रेसिपिटेशन कब होता है? व्हेन आयनिक प्रोडक्ट Na positive Cl minus exceed the solubility product of NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ वीक एसिड HA। इसका हमें क्या निकालना है? pH निकालना है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 10%। तो यानी कि अल्फ़ा कितना है? परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि 10/100। तो कितना है? 0.1, ठीक है। तो HA किस में डिसोसिएट होता है? H प्लस A माइनस, राइट। तो हमें पता है कि ये C है तो ये 0 है। जब ये क्या बनेगा? C में से C अल्फ़ा कम हो जाएगा तो ये कितना बनेगा? C अल्फ़ा। हमें ये फॉर्मूला पता है।
तो यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज़ C अल्फ़ा। तो C कितना है हमारा 1 मोलर दिया हुआ है और अल्फ़ा कितना है 0.1। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया हमारा 0.1। तो जब हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो pH निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस लॉग 0.1, तो माइनस लॉग 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। तो ये सॉल्व करके pH कितना आ जाएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन किया, विच इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो कंडक्टिविटी है, कौन, कंडक्टिविटी, कप्पा, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम, लेमडा एम की अगर मैं बात करूं तो लेमडा एम क्या होता है, इंक्रीज विद डाइल्यूशन, लेमडा एम इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डाइल्यूशन से आयंस एक तो फ्रीली मूव कर पाते हैं, आयंस मूव मोर फ्रीली, और जितना आयंस का मूवमेंट बढ़ता है कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज। लाइट इंक्रीज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा शार्पली इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंक्रीज करने पे मेटल की कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखो मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है, डिक्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये वाइब्रेशंस, ये जो हैं इनके अंदर वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, मेटल आयन में वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी। वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी इसका मतलब क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ने से जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के वो बढ़ जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी में हिंड्रेंस पैदा करेंगे। राइट, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी में हिंड्रेंस पैदा होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। So the correct answer for this question is second. Next question is, which of the following is not true for standard hydrogen electrode, SHE? तो SHE नोट्स में भी था ये, मैंने लेकिन कवर नहीं किया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पता था, यहीं पे कवर कर दूंगी। तो SHE के लिए क्या होता है, SHE में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम 1 मोलर। ठीक है, और टेम्परेचर हम रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लेते हैं 1 बार, और हम प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड क्या करती है, जो H2 गैस है उसको क्या कर लेती है, एड्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं जो भी ऑप्शंस गिवन है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 मोलर, बिल्कुल ट्रू है। टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ये बात भी सच है। प्रेशर हम कितना लेते हैं 1 बार, ये बात भी सच है। इट कंटेन अ मेटालिक कंडक्टर, ये बात भी सच है कि हम एक मेटालिक कंडक्टर लेते हैं जैसे कि प्लैटिनम लेते हैं। विच डज नॉट एड्जॉर्ब हाइड्रोजन, लेकिन हम ऐसा नहीं है ना, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है ना वो, तो ये एड्जॉर्ब, इसने क्या लिखा है, डज नॉट एड्जॉर्ब हाइड्रोजन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन। ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्यूशन से है, तो स्लाइड में अटैच था तो मैं करा देती हूँ। इसमें पूछा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है s इंटू एस प्लस 1 अंडर द रूट h/2π। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए factory produce 40 kg of calcium in 2 hours by electrolysis. How much aluminium can be produced by same current in 2 hours? देखिए ये फैराडेज लॉ से क्वेश्चन है।
अब मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों लॉ से करके दिखाती हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ को यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को निकाल सकती हूँ, और सेकंड लॉ से तो ये विद इन सेकेंड हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर सेम करंट हम दे रहे हैं, सेकंड लॉ से बता रही हूँ पहले, अगर हम सेम करंट दे रहे हैं, ठीक है, हमने क्या दिया, सेम करंट दिया दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। तो जब हम सेम करंट दे रहे हैं तो क्या होता है, मास ऑफ फर्स्ट यानी कि मास ऑफ कैल्शियम वाला डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम, जितना भी डिपॉजिट होगा या प्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम हमें दिया है कितना, 40 kg, और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना है, आपको पता है कि कैल्शियम का जो मोलर मास है, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, और कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है +2, तो यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो क्या निकालेंगे 20। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना है 20। सिमिलरली जब एल्यूमिनियम का निकालेंगे तो एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, वैलेंसी कितनी होती है 3, तो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 9। तो एल्यूमिनियम को इधर ले जाओ, इन सब को इधर ले आओ, तो क्या आएगा 40 × 9 बाई में 20 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का मास, तो कितना आया 18 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 18 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हमें तो याद नहीं है, वैसे तो ये तरीका तो यही है ये क्वेश्चन करने का, सेकंड लॉ लगाया और विद इन सेकेंड यहाँ से क्वेश्चन हो गया। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं होता ना, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि आप फर्स्ट लॉ यूज़ करो। फर्स्ट लॉ क्या है, W इज़ इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो W इज़ इक्वल टू Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय में F फैराडे कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम का। तो आप कैल्शियम का यहाँ से W आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, F आपको पता है, वैल्यू पुट कर देना, बस आंसर मत निकालना। T आपको पता है तो यहाँ से I आ जाएगा। फिर सेम काम हम करेंगे एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम में वो I पुट कर देंगे तो वहाँ से W ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर आपका 18 ग्राम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ई सेल लिखूँ, ये कोई हमें सेल दिया हुआ है, अगर मैं इसके लिए ई सेल लिखूँ तो ई सेल क्या लिखा जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, यानी कि नॉस्ट इक्वेशन लिख रही हूँ मैं इसके लिए, -0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं 2, लॉग Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, अगर H2SO4 डालें, H2SO4 डालने का क्या मतलब है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम, तो अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या होगा। नाउ लिसन, अगर आपने H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, क्योंकि H+ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम H+ का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं Q कह सकती हूँ, क्योंकि लॉग Q लिखते हैं ना QC, तो इसको मैं QC कह सकती हूँ। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में क्योंकि H+ है, तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H2SO4 ऐड करने पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये जो पूरा QC का वैल्यू है, ये QC का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज़, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ने पे तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अगर QC डिक्रीज़ होगा, इसका मतलब लॉग QC भी क्या होगा, डिक्रीज़। और अगर ये यहाँ पे ये लॉग QC डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़। ई सेल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज़, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इस इक्वेशन को देख, मुझे क्या पता चला कि QC क्या होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे डिक्रीज़, QC डिक्रीज़ होगा तो लॉग QC भी डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ई सेल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़, ठीक है। तो ई सेल इंक्रीज़ हो गया। और आगे क्या पूछा है, लेकिन सिर्फ ई सेल से काम नहीं चलेगा, तो पूछा है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखो आप, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो H+ किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड। तो हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्या पढ़ा है कि जिस साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इक्विलिब्रियम उससे अलग डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी कि कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा।
तो अब देखिए, तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ई सेल क्या होगा, इंक्रीज। तो यू कैन सी द आंसर। फर्स्ट वन, इंक्रीज द ई सेल, हमें पता है ई सेल इंक्रीज होगा, एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, और इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको दिया है ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई सेल कितना दिया है, 0.7 वोल्ट। टेम्परेचर दिया है विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ई लग जाएगा। तो फ्री एनर्जी पूछा है क्योंकि फॉर्मूले में यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है ना हमें, तो इसलिए टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखेंगे, CdCl2 यानी कि +2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी ना, और यहाँ पे +1, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो N का वैल्यू 2, फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 एंड ई सेल का वैल्यू 0.7। जब हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 135.1 किलो जूल। सो द करेक्ट आंसर इज़ 135.1 किलो जूल। आंसर वैसे जूल में आएगा, आपको उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नर्स्ट इक्वेशन से है। तो इसमें आपसे पूछा है व्हाट विल बी द ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट पूछा है सेल का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ई नॉट पूछा है सेल का, तो आपको दिया है कि ये है, इसका ई नॉट है Fe3+ टू Fe2+ का 0.77 वोल्ट, और इसका है Zn2+ से Zn का -0.76 वोल्ट। तो देखिए इस केस में क्या है कि हमें तो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और सेल रिएक्शन दिया नहीं है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि रिएक्शन इज़ फिजिबल, ठीक है। तो रिएक्शन फिजिबल है तो क्या होगा, देखिए इसमें ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो हम अगर रिएक्शन वो हो रही है तो क्या रहा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन हुआ होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका रिडक्शन हुआ होगा, तो रिडक्शन जिसका होता है वो कौन होता है, कैथोड, और ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वो क्या होता है, एनोड, ठीक है। तो याद रखना है OARC दे, अपने हरियाणा में बोलते हैं ना OARC दे, पुलिस वाले बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो क्या होगा, अब देखिए हमारे पास ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमें पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। तो ई नॉट कैथोड कितना है, 0.77 वोल्ट, माइनस ई नॉट एनोड कितना है, -0.76 वोल्ट। तो इसको क्या करेंगे, 0.77 प्लस 0.76, तो आंसर क्या, 53 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये एचटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन आपको कराया था और ये फिर अगले साल फिर कोई पेपर में आ गया, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर करने हैं क्योंकि एचटेट में पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत जल्दी एक सेशन लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कुछ 250-300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी 2 पार्ट्स में। आई एम वर्किंग ऑन इट, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आई विल अपलोड इट, एंड प्लीज़ अगर आपको ये हेल्प कर रही है वीडियो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। एंड सेकंड इज़ कि अगर पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आ जाएं और आपको मेरी वीडियोस ने हेल्प की हो तो पेपर के बाद मुझे बता के ज़रूर जाना कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया आपकी वीडियो से और हमें बहुत हेल्प मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कोलार्स लॉ। तो देखिए इसमें दिया है, आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH। NaOH के लिए आपको दिया है कितना, ये रहा 248.1 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मोलर कंडक्टेंस दिया है। NaCl के लिए दिया है कितना, 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और BaCl2 के लिए दिया है कितना, 280 इंटू 10⁻⁻⁴, और आपसे पूछा है BaOH ट्वाइस का। तो ध्यान दें आप, हमें कुछ ऐसा करना है कि Ba बचे और OH ट्वाइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ba बचे और OH बचे, बाकी सब कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को ऐड कर देती हूँ और सेकंड वाले को उसमें से माइनस कर देती हूँ।
तो यानी कि क्या होगा, देखो अगर मैंने फर्स्ट को ऐड किया तो फर्स्ट का क्या है, लेमडा नॉट Na प्लस, ठीक है, और कितना है 2Na। यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2Na होगा तो 2Na से 2Na कैंसिल आउट करना पड़ेगा, एंड प्लस लेमडा नॉट OH माइनस, ठीक है। उसके बाद लेमडा नॉट Ba प्लस Ba2 प्लस प्लस 2 लेमडा नॉट Cl माइनस। तो इन दोनों को हमने ऐड किया और इसमें से सेकेंड वाले को माइनस कर दिया। सेकेंड वाला क्या है, लेमडा नॉट Na प्लस 2Na प्लस और माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल और 2Cl माइनस से 2Cl माइनस ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, लेमडा नॉट Ba2 प्लस प्लस लेमडा नॉट 2 लेमडा नॉट OH माइनस, यानी कि बेसिकली ये क्या बचा, BaOH ट्वाइस, यही बचा। तो अब जैसे हमने ये निकाला है हम इनको भी इसी तरीके से ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन से है 248.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद उसमें इक्वेशन थर्ड को हमने ऐड किया है 280 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर इनमें से हमने क्या किया है, इक्वेशन सेकंड को माइनस किया है, यानी कि 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, ठीक है। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें से 10⁻⁻⁴ क्या आ जाएगा कॉमन, तो 10⁻⁻⁴ और 2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 248 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि हमने यहाँ से 2 भी कॉमन लिया है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 140, और इसको इसमें से भी 2 कॉमन लिया है और 10⁻⁴, तो यहाँ पे क्या बचेगा 126.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स के टाइम पे भी कवर किया था, मैंने बताया था NaCl HCl NaAC, और इसका आंसर भी कितना आता है 390.5। ये आंसर भी याद होता है, ये भी HTET का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना वीडियो में ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू O2R। हमें 1 मोल ऑफ H2O को किस में कन्वर्ट करना है, O2 में, तो उसके लिए पूछा है कि कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं H2O कैसे कन्वर्ट होता होगा, H2O किस में कन्वर्ट होता होगा। एक्चुअली अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूँ, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मोल H2O चाहिएगा, और यहाँ से 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 मोल H2O ऑक्सीडाइज होने पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 मोल H2O ऑक्सीडाइज होने पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4 मोल। तो 1 मोल H2O के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि इसने क्या पूछा है, इसने 1 मोल H2O के लिए पूछा है ना, लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो कितने के लिए होती है, 2 मोल H2O से ही एक ऑक्सीजन बनता है। तो अब हमें पता चला कि 2 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि 1 मोल H2O से कितने निकल जाएंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के, और 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, इतना चार्ज चाहिए होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारे पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज चाहिएगा, 96500 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा 193000, ये आंसर आएगा। तो ऐसा इसमें आंसर नहीं है, तो अगर मैं इसकी 1.93 इंटू 10⁻⁵ करूँ तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगा है Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी इसी पे है, व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1.6 ग्राम ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड,
द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी। अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो ये भी फैराडे सेकेंड लॉ पे बेस है, तो क्वेश्चन कैसे होगा, मास ऑफ ए जी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओ टू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ टू। तो अगर हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ सिल्वर, यानी कि मास ऑफ सिल्वर निकालना है। तो मास ऑफ सिल्वर हमें निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इक्विवेलेंट ऑफ ए जी कितना है 108, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ ओ टू कितना है 32/4। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ टू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 32/4। 32/4 कैसे आएगा, अभी हमने देखा था एक इक्वेशन में 2H2O से बना था O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक O2 बनने में ना 4, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ O2 इसने कितना दिया है 1.6, तो क्या आएगा 108 बाई में 8 इंटू 1.6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 ग्राम। So the correct answer is 21.6 gram. Next question is the standard reduction potential of this electrode are this and this respectively. इसका EMF निकालना है। तो देखिए Fe2 प्लस Sn, Fe प्लस Sn2 प्लस, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो हमारे पास इसके लिए पोटेंशियल ये दिया हुआ है, इसके लिए ये दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। और Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, ठीक है। तो यानी कि Sn वाला हमारे लिए एनोड है, Fe वाला कैथोड है, यही है। यहाँ से जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड यानी कि आयरन वाला कितना है -0.44 वोल्ट, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड यानी कि टिन वाला कितना है -0.14 वोल्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट प्लस 0.14 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा -0.30 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इसके लिए आपको पूछा है कि लिखिए ये सेल कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए मतलब नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी। तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। एक्चुअली लॉग नहीं है, ln है, तो 2.303 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे RT बाई NF, n कितना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2f, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे ln, जिस ये जो इस तरफ है ये Mg2 प्लस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो इस तरफ आयन है सॉल्ट, मतलब जो ये सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस आयन को ऊपर लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज के जो राइट हैंड साइड में है उस आयन को नीचे लिखते हैं Ag प्लस, ठीक है। लेकिन Ag प्लस का स्क्वायर लिखा जाएगा, राइट। तो Ag प्लस का स्क्वायर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि जब मैं ये इक्वेशन देखूंगी तो Mg गेट कन्वर्टेड इनटू Mg2 प्लस, लेकिन यहाँ पे Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag। तो चार्ज तो बैलेंस हो नहीं रहा, इधर +1 है इधर +2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag का स्क्वायर। सो सी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमें क्या दिया है, रेट दिया है, कितना दिया है रेट 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी कि आपको क्या बताना है, D ऑफ NO2 बाई dt, रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको ये बताना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू -D ऑफ N2O5 बाई में dt, आगे बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या है 4, 1/4 D ऑफ NO2
by dt is equal to d of O2 concentration of O2 by dt। ठीक है, तो हमें रेट दिया है और ये पूछा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि रेट इज इक्वल टू 1/4 डी ऑफ NO2 बाय dt। तो 4 को इधर ले जाते हैं, तो 4 इंटू रेट, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑफ NO2 बाय dt। तो रेट क्या है हमारी 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड वन। हीट ऑफ रिएक्शन of constant pressure and that of heat of reaction at constant volume। Heat of reaction at constant pressure minus heat of reaction at constant volume, ये इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज H यानी कि एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज U यानी कि इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इसने क्या पूछा है, H और U का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, चेंज तो हम देख लेते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV। जब हम आइडियल इक्वेशन लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ से हम PV की जगह रख सकते हैं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। दिस विल बी द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT। तो बेसिकली आपसे डेल्टा NG/RT पूछा गया है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा NG क्या होता है, डेल्टा NG होता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, यानी कि डेल्टा NG क्या होगा, जो गैसियस प्रोडक्ट है माइनस जो गैसियस रिएक्टेंट है, उनके नंबर ऑफ मोल्स में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा NG। तो यहाँ पे इसके मोल्स तो लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये लिक्विड है, इसके भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये भी लिक्विड है। तो प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 12, रिएक्टेंट में टोटल कितने हैं, 15। तो डेल्टा NG कितना आएगा, -3। तो डेल्टा NG is -3, R is gas constant which is 8.314 and T is temperature 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जूल में, बट हम किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7.48 किलो जूल। सो फर्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two electrolytic cells, one containing acidified ferrous chloride means Fe is present in +2 oxidation state, and another acidified ferric chloride means iron is present in +3 oxidation state, are connected in series. The ratio of iron deposited at cathode in two cells will be, actually this question is based on the second law of Faraday। तो फेराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि W1/W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। तो सबसे पहले इसने पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिटेड, यानी कि इसने W1/W2 का रेशियो पूछा है। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 पता है तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 किसके बराबर आएगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर चार्ज कितना है 3। तो जब हम ये रेशियो निकालेंगे W1/W2 इज इक्वल टू, एटॉमिक मास तो सेम ही है क्योंकि दोनों ही आयरन है, एटॉमिक मास बाय 2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास बाय 3। तो एटॉमिक मास क्योंकि सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, W1/W2 इज इक्वल टू 3/2। तो रेशियो क्या आएगा, 3/2। सो द करेक्ट आंसर इज 4। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये बेसिकली क्या होता है, x/m is directly proportional to p raised to power 1/n। ठीक है, तो आंसर तो 4th है, लेकिन हम एक बात समझ लेते हैं क्योंकि इसमें से कई बार प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है।
जब ये जो p रेज टू पावर 1/n है तो 1/n का वैल्यू वेरी करता है 0 to 1। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि 0 वैल्यू कब होता है 1/n का और 1 वैल्यू कब होता है, यानी कि किस प्रेशर पे होता है। सो वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ जब प्रेशर लो होता है तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो हम क्या बोल सकते हैं कि लो प्रेशर पे 1/n का वैल्यू क्या है 1। तो लो प्रेशर पे 1/n का वैल्यू क्या रखा गया है 1। इंटरमीडिएट प्रेशर पे ये इक्वेशन फॉलो होती है। और जब प्रेशर हाई होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये कोई सरफेस है, इस पे ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो एक टाइम के बाद जब हम कितना भी प्रेशर लगाते जाएं तो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हो चुका होता है, तो फर्दर प्रेशर लगाने से एड्सॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, जितना एड्सॉर्प्शन होना था हो चुका, अब आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर x/m यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करना बंद कर देता है। तो दैट मीन्स उस टाइम पे n 1/n का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n है, वहां पे 1/n का वैल्यू 0 कब होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, और 1/n का वैल्यू 1 कब होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग चेंज। यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 से क्या हो रहे हैं 2। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी यानी कि डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए इंक्रीज हुए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो किस पे डिपेंड करे, नेचर पे। सॉरी, एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किस पे डिपेंड करे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो नेचर पे डिपेंड करे वो इंटेंसिव। तो वॉल्यूम क्या है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम तो क्वांटिटी ही होती है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज एन इंटेंशन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड गैस। एक्चुअली इसने पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम हमारी क्या है कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो कौन से लॉ की बात हो रही है, तो सारे लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे लुसॉक्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन से में है, गे लुसॉक्स में। चार्ल्स में क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बॉयल्स में क्या है, बॉयल्स में है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और एवोगेड्रो में है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें गे लुसॉक्स लॉ की बात हो रही है। क्वेश्चन इज, आपको कुछ चीजें दी हुई हैं लाइक साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है कितना, इतना। तो साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन डाला तो क्या बना, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है, -3920 किलोजूल पर मोल। पहली हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला है साइक्लोहेक्सीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो साइक्लोहेक्सीन क्या है, C6H10। जब मैं इसको बैलेंस करूंगी तो आएगा 17/2O2। तो क्या बनेगा 6CO2 प्लस 5H2O।
और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -3800 किलोजूल पर मोल। इक्वेशन इसने बोला है हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि H2 प्लस हाफ O2 में बना क्या H2O, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -241 किलोजूल पर मोल। और हमें निकालना किसका है, इन सब का यूज करके उसने पूछा है आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यानी कि साइक्लोहेक्सीन C6H10 में हाइड्रोजन डालूं और साइक्लोहेक्सेन बन जाए, हमें इसका निकालना है। तो हमें इस इक्वेशन के लिए कुछ ऐसा करना है, इक्वेशंस को ऐड माइनस जो भी करना है कि सिर्फ ये इक्वेशन बचे, ये वाली, बाकी सब हट जाए। तो जब आप इसको देखेंगे, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऐड करके उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो आपका यही वाला इक्वेशन बचेगा। आप करके देख सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में हमने इन इक्वेशंस को जोड़ा है सेम तरीके से हम इन एंथैल्पीज को जोड़ेंगे। तो सेकेंड वाले की एंथैल्पी क्या है, -3800 किलोजूल पर मोल। फिर उसमें हमें ऐड करना है थर्ड वाला यानी कि -241। फिर उसमें से हमें माइनस करना है फर्स्ट वाला यानी कि -3920। तो जब मैं इन सबको ऐड करके सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो आपका आंसर आएगा -121 किलोजूल पर मोल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। क्या दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आयोटा कितना 2.754। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे क्या पूछा है, अल्फा, राइट। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है आयोटा -1 एंड डिवाइडेड बाई n-1। ये फॉर्मूला किसके लिए है, डिसोसिएशन के लिए। और अगर एसोसिएशन की बात हो तो एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय n। दिस फॉर्मूला इज फॉर एसोसिएशन। लेकिन हमारे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिसोसिएशन की, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो देखिए यहां से क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा कितना दिया हुआ है 2.74 -1 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे। सो BaNO3 ट्वाइस में कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, एक तो Ba और दो NO3 यानी कि Ba2 प्लस 2 NO3 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3, तो 3 - 1। सो ये क्या है 1.74 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो द आंसर विल बी 87%। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 87%, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके लिख लेती हूँ। यहाँ पे SSA लगाना है हमें, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ES क्या पूछा, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी कि ES की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है आपसे बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये अप्लाई करके आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, E प्लस एस ने बनाया, रेट कांस्टेंट क्या है KaES, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेट लिखें इसके लिए तो रेट किसके बराबर होगी, रेट इज इक्वल टू Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। दिस इज द रेट फॉर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, इसी की रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, यानी कि ES Ka डैश E प्लस एस, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना ये, तो इसको मैंने रिएक्टेंट मान लिया, इसको प्रोडक्ट मान लिया। तो इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू Ka डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या है, ES Kb प्रोडक्ट। तो यानी कि यहाँ से क्या लिखी जाएगी, रेट, रेट इज इक्वल टू Kb concentration of ES। this is equation number 3, right। तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES है, क्या कहता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन,
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ई एस है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ई एस, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अभी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस, रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि जिसमें ई एस बन रहा है, तो पहले वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, ई एस बन रहा है, तो इसके लिए रेट क्या है वहाँ पे, के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, राइट। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस हो गया। फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी कि जिसमें वो डिसअपियर हो रहा है। अब देखो इस केस में भी ये डिसअपियर हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट है यहाँ पे भी एज अ रिएक्टेंट है, यानी कि इन दोनों केसेस में ये डिसअपियर हो रहा है। तो क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ई एस यानी कि के ए डैश ई एस माइनस के बी ई एस, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के। जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, के ए ई इंटू एस इज इक्वल टू, दोनों में से आप देखिए ई एस कॉमन आ जाएगा, ई एस तो अंदर क्या बचेगा, के ए डैश प्लस के बी, राइट। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ई एस, हमें यहाँ से क्या निकालना है, ई एस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ई एस को इधर रखेंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो क्या आएगा, के ए ई का कॉन्सेंट्रेशन, एस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई के ए डैश प्लस के बी इज इक्वल टू ई एस। सो ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा आंसर कौन सा है, के ए डिवाइडेड बाई के ए डैश के बी ई इंटू एस। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंजेस ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस सॉरी। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और एंट्रोपी के फॉर्मूले से हमें पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी बाई में टी, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई टी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, सी पी इंटू डी टी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम इस फॉर्मूले में को इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी बाई में टी। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स T1 से T2 लेके, लिमिट्स क्या लेंगे T1 से T2, तो हमारा कुछ फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन T2 बाई में T1। सो आंसर इज नंबर सेकेंड वन। 106 इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें दिया क्या हुआ है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, W ऑफ सॉल्यूट यानी कि कितना, 18 ग्राम। उसके बाद इज डिजॉल्व इन, और हमें M पता ही है सॉल्यूट का कितना होता है, M 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास ग्लूकोज का यही होता है। इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि जो W ऑफ सॉल्वेंट दिया है वो कितना दिया है, 1 kg। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, इस प्रेशर पे वाटर जो है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी कि क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। के बी दिया हुआ है कितना, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मतलब इसमें ये पूछा है कि जब 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हमें यहाँ से आइडिया हो ही गया है कि दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन है कि ये सब चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, W ऑफ सॉल्यूट इंटू में M ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाई W ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, के बी इज़ 0.52, M ऑफ सॉल्यूट इज़ 18, W ऑफ सॉल्यूट इज़ 18 एंड M ऑफ सॉल्यूट इज़ 180 इंटू में ये, ठीक है, क्योंकि मास कितना है सॉल्वेंट का, 1 किलोग्राम।
सो 0.52 इंटू यहाँ से ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 1/10, सो इट वुड बी 0.052। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा टी बी आया कितना 0.052। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है टी बी, और हमें पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से फॉर्मूला क्या आता है हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी कितना गिवन है 0.052, हमें क्या निकालना है टी बी। टी नॉट बी, टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 373.15। ठीक है, तो ये कितना आएगा 373.15, राइट। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा 0.052 प्लस 373.15 इज इक्वल टू टी बी। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 373.202 केल्विन। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन।